Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is Mahanur Said, and today we are going to learn about autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder is nowadays most prevailing disorder among children. तो हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म की डेफिनेशन, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है? एज़ वी ऑल नो कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जो हर बच्चा अचीव करता जाता है जब वो अपनी एज में ग्रो करता जाता है. उसकी एज बढ़ती जाती है 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5, 6, 7, जितनी भी एज जो है वो इन बच्चे की बढ़ती जाती है. कुछ बच्चे होते हैं जो ये माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाते, मे बी फिज़िकली ग्रो नहीं कर पा रहे होते, या उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बहुत वीक होती है, या उनका बिहेवियर ऐसा होता है जो बाकी बच्चों से डिफरेंट होता है. इन चीज़ों में अगर कोई सी भी एक चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है तो हम उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं कि उनकी ब्रेन की वायरिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल बच्चों से. Autism spectrum disorder is a neurological and developmental disorder that affect how people interact with other, communicate, learn and behave. जैसे मैंने आपको अभी समझाया है वही चीज़ इस डेफिनेशन में लिखी गई है. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इमोशनली लेस रिस्पॉन्सिव. अगर इनके सामने इनकी मदर को चोट लग गई है या कोई रो रहा है तो ये एम्पैथी शो नहीं करेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जॉइंट अटेंशन. कुछ बच्चे होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चा है अपने उसने बटन्स जो हैं वो शर्ट के बटन्स बंद करना सीखे और उसने अपने एक्साइटमेंट में जाके अपने पेरेंट्स को बताया कि देखिए मैंने अपने शर्ट के बटन बंद करना जो है वो सीख लिए. तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ऑटिज़म जिनको होता है वो लोग इस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं कर रहे होते टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स ऑल्सो. लैक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें छोटे बच्चे हंसते हैं या वो देख रहे हैं कोई उनसे बात कर रहा है तो वो आगे से रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, तो इन बच्चों में ये भी इसकी भी कमी होती है. थोड़ा सोशल बटरफ्लाई, इनको फ्रेंड्स बनाने का कोई शौक़ नहीं होता, गैदरिंग में जाने का कोई शौक़ नहीं होता, वो अकेले और आइसोलेटेड रहना ही पसंद कर रहे होते हैं. पॉइंट बी की तरफ चलते हैं जो है बिहेवियर से रिलेटेड. बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं पेरेंट्स के लिए जब वो ये सब देख रहे होते हैं. रिपीटेड बिहेवियर्स, रिजिड रूटीन, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, सेंसरी इश्यूज़. रिपीटेड बिहेवियर में ये है कि वो एक ही चीज़ को बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो चीज़ उनको अच्छी लग जाए या जो चीज़ उनका फोकस जो है वो अपनी तरफ ग्रैब्स कर ले. रिजिड रूटीन में आता है कि सुबह इसी टाइम उठना है, फिर ब्रश करना है, लंच करना है, मैंने इस टाइम पे ही स्कूल जाना है, मैंने इसी रास्ते से स्कूल जाना है. अगर वो रूट चेंज होता है उसी वक्त वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेते हैं और वो शाउटिंग स्टार्ट कर देते हैं, हेड बैंगिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं या अपने केयर टेकर्स के साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं. रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में आता है अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है या कि उसको किसी टाइटैनिक के का क्या हुआ था, क्या सारी उसकी हिस्ट्री थी उसमें डिस्कस है, तो उनको एक माइन्यूट डिटेल्स पता होंगी. अगर उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो उसको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पता होंगी, प्लेयर्स के बारे में पता होगा, गोल्स इन ईच एंड एवरीथिंग. उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप होता है, मतलब वो एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर नॉर्मल वे में नहीं, बहुत ज़्यादा ही उसमें इंडल्ज हो जाते हैं. सेंसरी इश्यूज़ में आता है या फिर वो हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर वो हाइपो एक्टिव होते हैं. अगर आप उनको हल्का सा भी टच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं. और हाइपो में आता है कि अगर उनकी उंगली पे कट भी लग गया है या वो हेड बैंगिंग कर करके उनके सर से खून आना शुरू हो गया है तो वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे हैं, उनको पेन फील नहीं हो रहा. तो ये बहुत ही पेनफुल वाली बात होती है कि उन बच्चों को चोट भी लग रही है और उनके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सक रहे, उनको पेन फील नहीं हो रहा होता. क्राइटेरिया सी में है कि ये ऑनसेट कब होगा. ऑनसेट का मतलब होता है कि डिजीज़ या ये डिसऑर्डर स्टार्ट कब होता है. ऑनसेट जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही हो जाता है, 6 मंथ्स के बाद ही होता है बेबी की बर्थ के. हिंड्रेंस मतलब रुकावट आती है सोशली, जैसे कि हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पीछे देखा है. ऑक्यूपेशनली, वोकेशनली और एकेडमिक एरियाज़ में भी इनकी ज़ाहिर सी बात है फ्रेंडशिप नहीं होती, तो ये स्कूल में भी इनकी बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं. ये हर चीज़ को अपने तरीके से देखते हैं, अपने तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हैं जो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. पॉइंट ई इज़ गॉड गिफ्टेड. इस तरह के बच्चे होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैथ में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स में ज़ीरो हैं, या फिर आर्ट्स में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, या फिर कोई ऐसी स्किल है जो बाकी बच्चों को नहीं आती जो इनको आती है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ए.
नेक्स्ट वील सी अबाउट द लेवल ऑफ सिवियरिटीज़, लेवल 1, 2 एंड 3। इस तीन लेवल में जो है वो डिवाइड किया गया है इसको। लेवल 1 में आता है कि ये एक सेंटेंस बोल लेते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने सिबलिंग से बात करते हैं, लेकिन उनको अपनी एक्टिविटी स्विच करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो एक चीज़ के ऊपर ही अटक कर रह जाते हैं। लेवल 2 में ऐसे बच्चे इंक्लूड होते हैं जो आधा सेंटेंस बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अपने पेरेंट्स की या अपने केयर टेकर्स की। लेवल 3 जो है वो मोस्ट सीवियर लेवल होता है, जिसमें इंटरेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। पहले 2 लेवल्स में तो वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाहर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेवल 3 में वो अपने घर में भी कम्युनिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम करते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू चेंज, कोई भी रूटीन, कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, या उनका टॉय आपने लाइन अप किया हुआ है, उन्होंने आपने आपने उनका टॉय उठा के कहीं और रख दिया है, इस बात पर ही वो अपने आप को मारना या हेड बैंगिंग करना या बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा स्टर्बन बिहेवियर शो करते हैं। लास्टली वील मूव ऑन टूवर्ड द कॉज एंड ट्रीटमेंट्स। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसका एक कोई कॉज, कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस होती है तो वो उसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही एक साइकोलॉजिकल इलनेस बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक डेफिनेट कॉज था या स्पेसिफिकली इसकी वजह से ये इलनेस जो है वो डेवलप हुई है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। तो जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बाय बर्थ ही ऑटिस्टिक होते हैं, क्योंकि उनकी जो जीन्स होते हैं उनमें ही चेंजेस आ जाती हैं। जीन म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में ही चेंजेस आ जाती हैं, या फिर उनकी डेवलपमेंट बहुत जो है वो स्लो हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस, या फिर मदर एक्सपोज हो जाती है लेट्स से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर बहुत ज़्यादा मदर की एज ज़्यादा हो तब भी बच्चे जो हैं वो उसमें चांसेस होते हैं कि उनको ऑटिज़म हो जाए। सेकंड हमारे पास एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं, कोई भी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर हम इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट में हमारे पास पेरेंट्स को चाहिए कि वो काउंसलिंग सेशंस लें, क्योंकि वही अगर वो समझेंगे तो ही वो अपने बच्चे को सही से ठीक कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगी हर बच्चे के लिए, क्योंकि सिम्पटम्स कितने यूनिक स्पेक्ट्रम के थे हमने पीछे देखा है, सिवियरिटी डिफरेंट है, तो हर बच्चे की जो ट्रीटमेंट प्लान है वो भी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। किसी की लैंग्वेज में मसला होगा तो हम उसकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग करेंगे, किसी का बिहेवियर इशू है तो उसको बिहेवियरल सारी जो है वो थेरेपीज़ दी जाएंगी जिससे हम उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर सकें, उसको बेहतर कर सकें। डाइट जो है वो बेहतर की जा सकती है बच्चे की, मेडिकेशंस की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। और पेरेंटल सपोर्ट, सिबलिंग सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज़्यादा treatment. Thank you so much for your precious time. Please like, share, and subscribe. Allah Hafiz.